Hello everyone, welcome to Unique Coaching Classes Bajaj Nagar. So students, today we are going to learn the figures of speech from our last poem, that is Animals. So the first line is here on the screen. You can see here, that is, I stand and look at them long and long. So actually in this line we can see that the three words, like we can say look, long and long. So actually these three words are starting with the same sound, that is L, means L sound is there. So that's why here in the first line, the first figure of speech is there, that is alliteration. So I have given here explanation that the sound of the letter L is repeated thrice for poetic effect. Okay. Next figure of speech in the same line, that is repetition. As we can see here that the word long has been repeated twice to denote the length of time. Okay, जो एक टाइम की जो लेंथ बताने जा रहा है, ऐसा एक वर्ड जो लॉन्ग एंड लॉन्ग, सो एक्चुअली विच इज रिपीटेड इन द दिस लाइन, सो दैट्स व्हाई इज कॉल्ड एज अ रिपीटेशन. ओके, तो चलिए अगली लाइन की तरफ बढ़ते हैं. सेकेंड लाइन मैंने यहाँ पे दी है, that is they do not sweat and whine about their condition. Okay, so here we can see the word whine. यहाँ पे जो एक वर्ड है whine, देखिए यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर दिया है whine. so यहाँ पे whine means cry. ये एक साउंड एक्सप्रेस करने का काम करता है. onomatopoeia is there. so whenever the sound is expressed, जब भी किसी वर्ड से साउंड आता है, एक पोएम में अगर वर्ड है और उस वर्ड से साउंड क्रिएट होता है, सो दैट टाइम वी कैन कॉल एज द ओनोमेटोपिया इज देयर. ओके, सो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है. द वर्ड वाइन डिनट्स द साउंड ऑफ कंप्लेंट्स मेड ड्यू टू वंस अनसेटिस्फैक्ट्री कंडीशन. ओके, सो यहाँ पे एक सिंपल आपने इतना भी दिया, द वर्ड वाइन डिनट्स द साउंड ऑफ कंप्लेंट्स, तो बस हो गया, इतना एक्सप्लेनेशन इनफ है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. इसके बाद है नेक्स्ट लाइन, दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड. ये लाइन हम देखेंगे अब. तो यहाँ पे एक ही फिगर ऑफ स्पीच है, दैट इज एलिट्रेशन. द साउंड ऑफ द लेटर डी एंड यम आर रिपीटेड फॉर पोएटिक इफेक्ट. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक वर्ड है, जैसे कि ये डिस्कसिंग है, ड्यूटी है, ये दोनों वर्ड्स डी मीन्स ड साउंड से शुरू हो रहे हैं, और उसके बाद में हम देखेंगे एक मिनट, यस, तो उसके बाद में हम देखेंगे कि एम साउंड भी यहाँ पे मेक एंड मी, मेक भी और या मी, ये दोनों वर्ड्स म साउंड से मीन्स यम साउंड से शुरू हो रहे हैं. सो दैट्स व्हाई इज कॉल्ड एज एलिट्रेशन. यहाँ पे भी अनुप्रास अलंकार आप कह सकते हैं इसे. ओके, तो ये भी एक यहाँ पे देखा जा सकता है. तो अगली जो तीन लाइन है, मैंने आपको कहा था कि बहुत ही खास एक फिगर ऑफ स्पीच है. आप देखेंगे कि तीन लाइन है, एक ही कुछ वर्ड्स से शुरू हो रहा है, मगर एक्चुअली दोज ऑल द वर्ड्स आर सेम एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. सो दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. So as we see, these all the three lines are starting with the same beginning. Okay, so you can see here they do not, they do not, they do not. So all these three lines are beginning with the same words. So that's why it's called as an anaphora. ये anaphora जो एक figure of speech है, इसका मतलब है कि पोएम में जो भी लाइन्स आती है, उसकी शुरुआत में एक वर्ड्स और एक फ्रेज कुछ भी हो, वो रिपीट होता है अगली लाइन में भी, तो उसे आप एनाफोरा कह सकते हैं. ओके, तो थोड़ा सा डिफरेंस है रिपीटेशन एंड एनाफोरा में. ये यहाँ पे जो लाइन है, लाइन में क्या हो रहा है कि सेम वर्ड्स बिगिनिंग में आ रहे हैं हर एक लाइन में बिगिनिंग में, मगर रिपीटेशन का वैसा नहीं है. कहीं भी दो वर्ड्स, कहीं भी सेम वर्ड्स अगर रिपीट होते सेम लाइन में, तो उसे आप रिपीटेशन कह सकते हैं. ओके,
तो ये है कुछ पहले 4 फिगर्स ऑफ स्पीच ऑफ फ्रॉम दिस पोएम। ओके, तो चलिए अगली पेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला पेज जहाँ पे मैंने 5 नंबर दिया है, देखो पहला जो सेंटेंस है यहाँ पे, नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिससेटिस्फाइड एंड डिमेंटेड, दिस बोथ वर्ड्स आर स्टार्टिंग विद द सेम साउंड, दैट द साउंड इज देयर, मीन्स डी साउंड इज देयर। ओके, सो दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट एज अ एलिट्रेशन। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते, मैंने बहुत ही अच्छी तरह से ये टाइपिंग करके आपके लिए बनाया है। सो यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस। ओके, तो पहला फिगर ऑफ स्पीच है इस लाइन में, एलिट्रेशन, द साउंड ऑफ द लेटर डी इज रिपीटेड फॉर पोएटिक इफेक्ट। ये एक्सप्लेनेशन है, 1 मार्क के लिए आ सकता है। अगला फिगर ऑफ स्पीच है सेम लाइन में, रिपीटिशन। आप देख सकते हैं कि इस लाइन में नॉट वन एंड नॉट वन, ये जो 2 वर्ड्स है ये रिपीट हो गए। सो एक्चुअली दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज अ रिपीटेशन। सेम लाइन में 2 वर्ड्स रिपीट हो गए हैं, सो इसलिए यहाँ पे आप रिपीटेशन कह सकते हैं। तो उसका एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे आप, द वर्ड्स नॉट वन हैव बीन रिपीटेड फॉर पोएटिक इफेक्ट। तो चलिए अगली लाइन की तरफ बढ़ते हैं। यस, ये लाइन है 6 नंबर की, नॉट 6 नंबर लाइन फ्रॉम द पोएम, बट एक्चुअली मैं जो भी मैंने लाइन दी है उसमें की 6 नंबर की लाइन है। ओके, तो नॉट वन इज डिमेंटेड, नॉट वन इज डिमेंटेड। ओके, नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। सो यहाँ पे टॉटोलॉजी मैंने दिया है। टॉटोलॉजी एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ पे सेम मीनिंग के 2 वर्ड्स एक ही लाइन में आते हैं, तो उसे आप क्या कह सकते हैं, टॉटोलॉजी कह सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि डिमेंटेड एंड मैनिया दोनों का एक ही मीनिंग होता है, और वो है क्रेजी। उसे आप कह सकते हैं पागलपन। ओके, तो एक पागलपन इसमें आपको देखने को मिलता है। ये पागलपन का जो मीनिंग यहाँ पे 2 वर्ड्स एक्सप्रेस कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज अ टॉटोलॉजी। सो चलिए अगली लाइन की तरफ बढ़ते हैं। यस, मैंने अंडरलाइन कर दिया, देखो यहाँ पे, नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। सो द फर्स्ट figure of speech in this line, that is the antithesis. Okay, so as we can see here, respectable means happy, respectable means happy, and another word is there, unhappy. So actually these 2 words are contrasting to each other, means they are opposite, they are opposite to each other. So that's why it is called as antithesis. तो याद रखिए, टॉटोलॉजी मीन्स सेम मीनिंग के 2 वर्ड्स, और एंटीथेसिस मीन्स कॉन्ट्रास्टिंग, जो कि अपोजिट वर्ड्स होते हैं, 2 अपोजिट वर्ड्स उसमें आते हैं, उसे आप कह सकते हैं कि एंटीथेसिस। ओके, और इसी लाइन में और एक फिगर ऑफ स्पीच है, दैट इज हाइपरबोल, जिसे आप आइडिया का एग्जैगरेशन बोलते हैं आप उसे। तो कोई भी आइडिया अगर ओवरस्टेट की जाए तो उससे आप हाइपरबोल कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द होल वर्ल्ड, द वर्ड्स होल वर्ल्ड हैव बीन एग्जैगरेटेड टू रेफर टू एनिमल्स दैट लिव ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो होल वर्ल्ड इज रेफरिंग टू द ऑल ओवर द वर्ल्ड, एनिमल्स दैट लिव ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो ये ओवर स्टेटमेंट है, इसीलिए हम यहाँ पे इससे क्या कह सकते हैं, हाइपरबोल कह सकते हैं। ओके, तो चलिए अगली लाइन की तरफ। सो फिर से एक बार एनाफोरा यहाँ पे आया है। आप देख सकते हैं कि इन तीनों लाइन में नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन नील्स टू अनदर, एंड नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी। ये जो तीनों लाइन है, इन तीनों लाइन के बिगिनिंग में नॉट वन, नॉट वन, नॉट वन, ये एक 2 वर्ड्स रिपीट हुए हैं। सो एक्चुअली वेन एवर द सच वर्ड्स, phrases or verses are repeated at the beginning of the poetic lines, so that time is called as anaphora. Okay, तो यहाँ पे एक फिर से एक anaphora भी आया हुआ है। So लाइट वी कैन सी नेक्स्ट, आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 नंबर का, ये यहाँ पे है, यहाँ पे
So they show their relations to me and I accept them. Okay. So actually you can see alliteration है यहाँ पे भी. So कौन सा syllable यहाँ पे repeat हुआ है? So the sound of syllable. Syllable means आप देख सकते हैं कि कुछ words में कुछ syllables होते हैं, जैसे कि relation. ओके, तो रिले एंड शन, ऐसे कुछ सिलेबल यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, तो उससे एक सिलेबल कहा जाता है जो कि एक साउंड क्रिएट करता है. लाइक 2 लेटर से 3 लेटर से एक साउंड क्रिएट होता है, उससे आप सिलेबल कह सकते हैं. सो द साउंड ऑफ सिलेबल TH मीन्स द इज रिपीटेड फॉर पोएटिक इफेक्ट. आप इसे भी एलिट्रेशन कह सकते हैं. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला जो पेज है, लास्ट पेज होगा. यस, 10 नंबर का सेंटेंस है ये. दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ. अगर आप देखें यहाँ पे, तो मी एंड माई सेल्फ जो दोनों वर्ड्स है वो यम साउंड मीन्स म साउंड्स यहाँ पे रिपीट हो रहा है. तो अगर 2 वर्ड्स सेम साउंड से शुरू होते हैं, सो दैट्स कॉल्ड एज एलिट्रेशन. सो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, देखो. द साउंड ऑफ द लेटर यम मीन्स म हैज बीन रिपीटेड फॉर पोएटिक इफेक्ट. उसके बाद में सेम लाइन में टॉटोलॉजी भी है. टॉटोलॉजी मीन्स 2 वर्ड्स ऑफ सेम मीनिंग. सो यहाँ पे मैंने दिया, देखो मीनिंग, एक एक्सप्लेनेशन दिया है. द वर्ड्स मी एंड माई सेल्फ मीन द सेम. दोनों वर्ड्स सेम है, मी एंड माई सेल्फ, दोनों का मीनिंग जो है वो सेम आता है, इसलिए यहाँ पे टॉटोलॉजी भी है. अगली जो लाइन है, द इविंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन. ये जो लाइन है 11 नंबर देखिए, यहाँ पे एलिट्रेशन है क्योंकि प्लेनली एंड पोजेशन ये दोनों जो वर्ड्स है, प्लेनली एंड पोजेशन ये दोनों जो वर्ड्स है सेम साउंड से शुरू हो रहे हैं. सो दैट्स व्हाई आई गिव हियर एक्सप्लेनेशन. द साउंड ऑफ द लेटर P मीन्स प हैज बीन रिपीटेड फॉर पोएटिक इफेक्ट. सो दिस इज कॉल्ड एज वी कैन कॉल एज एलिट्रेशन. उसके बाद में आप देख सकते हैं कि 12 नंबर का जो सेंटेंस है यहाँ पे मैंने दिया है. आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स. ओके, तो देखिए यहाँ पे एलिट्रेशन है फिर से, क्योंकि यहाँ पे वंडर एंड वेयर ये जो 2 वर्ड्स हैं W साउंड से शुरू हो रहे हैं. और उसके बाद में अगर आप देखें कि सिलेबल जो TH यहाँ पे आया है, दे एंड दोज, ये दोनों वर्ड्स TH सिलेबल्स से शुरू हो रहे हैं, मीन्स साउंड से शुरू हो रहे हैं. सो बोथ आर हियर वी कैन सी द साउंड W, द साउंड ऑफ द लेटर W एंड द सिलेबल TH मीन्स द हैव बीन रिपीटेड फॉर पोएटिक इफेक्ट. ये इसका एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं. एंड लास्ट का सेंटेंस है इस पोएम का, Did I pass that way huge times ago and negligently drop them. तो अगर आप देखें यहाँ पे, तो पहला तो इंट्रोगेशन है, क्योंकि ये क्वेश्चन है, रेटोरिकल क्वेश्चन यहाँ पे यूज़ किया गया है. और जब भी कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है पोएम में, बट द आंसर इज नॉट एक्सपेक्टेड बट द आंसर इज ऑब्वियस, सो दैट टाइम इज कॉल्ड एज इंट्रोगेशन. तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, देखो. द पोएट कंक्लूड्स द पोएम यूजिंग अ रेटोरिकल क्वेश्चन not to elicit any answer or not to get any answer but to stimulate the reader to think deeply about the question. तो ये क्वेश्चन हमें इस बात पे सोचने को मजबूर करता है, इसलिए इसे आप यहाँ पे इंट्रोगेशन कह सकते हैं. ओके, तो अगला सेम लाइन में एक फिगर ऑफ स्पीच है, दैट इज हाइपरबोल इज देयर. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ह्यूज टाइम्स एगो जो वर्ड्स है यहाँ पे, ह्यूज टाइम्स एगो, सो आर यूज टू एक्सैगरेट द पैसेज ऑफ टाइम. यहाँ पे पैसेज ऑफ टाइम जो है उसे ओवर स्टेटमेंट हुआ है, सो दैट्स व्हाई इज कॉल्ड एज अ हाइपरबोल. तो ऐसे कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच हम इस पोएम में देख सकते हैं, जो कि एक पोएम एनिमल्स which was composed by Walt Whitman, and actually we can say that Walt Whitman is the father of the free verse, and that's why this poem is also free verse which does not follow any rhyme scheme. Okay, so very nice. So actually, as we have seen all the figures of speech, and actually if we think about the central idea of this poem, so actually the poet
tells us here about only that the animals are better than the human beings. Actually, as we see that the qualities in the animals are a really good one. Actually, many qualities poet has shown in this poem. So हमारी जो अपोलिंग एक लाइफ जो ह्यूमन बींग्स की है वो उन्होंने प्रेजेंट किए यहाँ पे पोएट ने, एंड द लिविंग ऑफ द एनिमल्स which is better than the human. So that's why, and actually if we see the qualities of or the virtues in the animals, so it says that really that the animals definitely better than the humans. So actually ये बहुत ही एक खास एक पोएम है जो बताती है हमारी कुछ गलतियाँ, हमारी जो एक ड्रॉबैक्स है ह्यूमन बींग्स के वो भी बताए गए हैं. सो डेफिनेटली द पोएट क्रिटिसाइज्ड ह्यूमन बींग्स, बट एक्चुअली ही आल्सो appreciated the qualities of animals, and that's why he says actually I can live with them for a long time, or I can gaze at them for a long time. Okay, so thank you very much. In the next lecture we will see the next lesson of our syllabus, that is the 3 questions. Okay, thank you very much.